गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन पढ़ रहे थे जनसंख्या, प्रवास एवं मानव विकास। जनसंख्या, प्रवास एवं मानव विकास। अब अपन ने प्रवास पढ़ लिया था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों लोग प्रवास करते हैं, किन किन क्षेत्रों में, जैसे शीतोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध, ये अपन ने पढ़ लिया था कि कौन से क्षेत्रों में। इसमें यूरोपियन प्रवास और एशियाई प्रवास पढ़ लिए थे, अंतर्देशीय स्थानांतरण पढ़ लिया था, इसके प्रकार जो पढ़े थे अपन ने। अब प्रवास के परिणाम पढ़ लिए थे। अब है आगे मानव विकास संकल्पना। मानव विकास संकल्पना यह क्या होती है? अब यह क्या होता है मानव विकास संकल्पना? मानव विकास संकल्पना में देखो कि मानव ने विकास, अपन मानव का विकास के द्वारा अंकित करेंगे। समझ गए ना कि मानव ने, जैसे अब पहले तो सभी विद्वान ये मानते थे कि जो भी देश आर्थिक रूप से समर्थ है, या मानव ने या जनसंख्या ने जहां भी आर्थिक संबल ज्यादा, आर्थिक विकास ज्यादा कर लिया, तो वो विकसित राष्ट्र कहलाता था। ठीक है ना। लेकिन धीरे धीरे अब आधुनिक युग में जो जो मानव ने विकास किया है, अपन ने पहले भी पढ़ा था, उसमें और भी कई आंकड़े जोड़े गए कि अकेले सिर्फ आर्थिक विकास से ही मानव का विकास नहीं समझा जाएगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना या आर्थिक रूप से सुदृढ़ होना ही विकास की संकल्पना नहीं है, या अपन उसको अकेले विकास नहीं कह सकते। क्योंकि जनसंख्या में जब तक पहले तो सारी चीजें आर्थिक रूप से जोड़ी जाती थी। शुरू में जब मानव विकास की संकल्पना दी, इसके लिए अलग अलग संस्थाएं बनी हुई है विश्व में भी। तो जैसे अपने यहाँ है, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र विकास की संकल्पना है, जिसे UNDP बोलते हैं। ठीक है। तो मानव विकास संकल्पना में यह आकलन किया गया कि मानव ने विकास किन किन क्षेत्रों में किया है और क्यों किया है। ठीक है ना। यही अपन इसमें अध्ययन करते हैं। जैसे जनसंख्या में प्रवास अपन ने पढ़ा कि जनसंख्या में प्रवास के भी वही कारण हैं जो मानव विकास के, लेकिन अब इनमें संकल्पना क्यों बनानी पड़ी इनको मानव विकास की? क्योंकि मानव ने, जैसे जो राष्ट्र हैं अपन ने बताया था, उनमें औद्योगिक विकास अधिक है। सारे जो अपने उसमें विकसित राष्ट्र में जो भी अपने कारक पढ़े थे, उनमें वो सारे आर्थिक कारक से ही जुड़े हुए थे। आर्थिक जो स्थिति है उससे ही जुड़े हुए थे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अब ये मानते हैं, धीरे धीरे सभी लोगों ने, जैसे ये संकल्पना अलग अलग विद्वानों ने दी है, तो विद्वान ये मानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ आर्थिक विकास करना ही क्या विकास हो गया? नहीं। उन्होंने कहा है कि जनसंख्या में आर्थिक विकास के साथ साथ और सारे विकास, जैसे सामाजिक विकास भी है, सांस्कृतिक विकास भी है अपना, ये सभी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आर्थिक कारक जब अपन देखेंगे तो उसे अपन पूर्ण विकसित नहीं कर सकते। अब देखो, जैसे मैं उदाहरण देके एक बार समझा देती हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो मानव विकास की संकल्पना, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है शॉर्ट में। तो इसमें क्या है कि देखो, जैसे आर्थिक विकास, अब पैसा कमाना है तो भ्रष्टाचार करके भी पैसा कमाते हैं लोग, मेहनत करके भी पैसा कमाते हैं लोग। तो क्या वो भ्रष्टाचार करके पैसा कमाना सही है? नहीं। तो इसलिए ही इन्होंने आर्थिक, जो मानव विकास की संकल्पना थी, इसका विकास किया कि सिर्फ और सिर्फ ये आर्थिक पहलू को ही ध्यान में रखकर विकास की संकल्पना अपन नहीं बना सकते कि जैसे जो देश या जो राष्ट्र आर्थिक रूप से सुदृढ़ है, वही विकसित है, उसको अपन यह नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आर्थिक विकास करना ही मनुष्य का लक्ष्य नहीं है, या पूर्ण विकसित अपन उसको नहीं कर सकते। वहां पर आर्थिक के साथ साथ सामाजिक विकास भी होना चाहिए, सामाजिक विकास भी होना
मनुष्य का मानसिक विकास भी होना चाहिए, राजनीतिक विकास भी होना चाहिए, विकास है, आर्थिक विकास है, सामाजिक विकास है, राजनीतिक विकास है, सांस्कृतिक विकास है, सांस्कृतिक विकास भी होना चाहिए। अब इन को जैसे समाज को ध्यान में रखकर, राजनीतिक जो कारक है उनको ध्यान में रखकर या सांस्कृतिक जो कारक है उनको ध्यान में रखकर अगर मानव विकास करेगा तो वो पूर्णतः विकसित कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आर्थिक विकास अगर उसने कर लिया तो उसको अपन पूर्ण विकसित राष्ट्र नहीं कह सकते। उसके बाद है मानव विकास में भी, जैसे मानव का विकास भी इन सब कारकों पर ही निर्भर है। ठीक है, आ गया अब आपके समझ में कि मानव विकास संकल्पना क्यों देनी पड़ी, ये क्यों विचारकों ने इस पर विचार क्यों किया। मानव तो विकास कर रहा है लेकिन किस प्रकार से कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, यह उनको ध्यान में रखना है। पहले से माना जाता था कि मानव का विकास किससे आकलन किया जाता था, अगर वो आर्थिक रूप से समृद्ध है या आर्थिक रूप से उसने काफी विकास कर लिया तो उसी राष्ट्र को विकसित घोषित कर दिया जाता था। लेकिन अब इस संकल्पना को में थोड़ा सुधार किया गया है और जिसने सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक ये सारे विकास भी आर्थिक के साथ साथ किए हैं तो ही वो विकसित श्रेणी में आएगा। ठीक है, अब इसके लिए देखो एक बार मैं पढ़ देती हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा टफ पड़ता है। इसमें विकास मूलतः एक बहुआयामी संकल्पना है। बहुआयामी संकल्पना किसे कहते हैं कि जिसमें सिर्फ एक ही चीज, एक ही पहलू को ध्यान में नहीं रखकर पूरा विकास किया जाता है। विकास एक बहुआयामी संकल्पना है क्योंकि विकास करना मैंने बताया जैसे मानव का विकास है, अब शारीरिक रूप से भी उसका विकास होना चाहिए, मानसिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी, राजनीतिक रूप से भी, ये सांस्कृतिक रूप से भी, धार्मिक रूप से भी, सभी विकास उसमें शामिल होंगे। तभी वो यूं नहीं हट्टा कट्टा मनुष्य हो गया तो मानव ने विकास कर लिया या आर्थिक रूप से वो सुदृढ़ हो गया तो वो विकसित हो गया, नहीं। उसको समाज में आसपास रह रहे हैं, किस प्रकार से अपन उनको धन कमाना है, उसका किस प्रकार से उपयोग करना है, उसका रहन सहन समाज में रहकर क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें आकलन करते हैं। उसके बाद ही उसको विकसित की श्रेणी में लाते हैं जिसमें आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, संस्थागत, मनोवैज्ञानिक, पारिस्थितिकीय एवं नैतिकता जैसे अनेक पक्ष समाहित हैं। अब इनके अलावा सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और अगला है मनोवैज्ञानिक। ये सारे विकास जब कर लेंगे तो ही उसको विकास की श्रेणी में लाया जाता है। इसे बहुधा उस प्रक्रिया के रूप में अपनाते हैं जिसमें लोगों के आर्थिक दशाओं में सुधार करने अथवा मानव कल्याण में वृद्धि करने अथवा जीवन की गुणवत्ता में अभिवृद्धि या उन्नयन करने का प्रयास किया जाता है। अब ये जो सारे कारक हैं इनको किस लिए किया जाता है कि मानव ने इन सभी कारकों पर अगर विकास कर लिया तो ही वो माना जाएगा कि उस राष्ट्र ने विकास कर लिया है। अब इसके बाद में देखो, विकास का लक्ष्य लोगों का कल्याण ही होता है, तथापि जन कल्याण केवल धन के द्वारा ही संभव नहीं था। अब देखो मैंने यही बात बताई थी ना कि सिर्फ मानव का विकास, मानव का कल्याण करना ही विकास है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपन आर्थिक दृष्टि से उसको देखकर ही उसका विकास आकलन नहीं कर सकते। जन कल्याण केवल धन के द्वारा ही संभव नहीं है। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास मानव कल्याण के प्रमुख पक्ष हैं। इन बातों को ध्यान में रखकर संयुक्त राष्ट्र ने सभी सदस्यों के समक्ष मानव विकास की संकल्पना का लक्ष्य प्रस्तुत किया। अब पहले तो मैंने तुम्हें बताया है, पहले तो सिर्फ आर्थिक विकास को ही माना जाता था, लेकिन सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक विकास करेंगे उसे ही विकसित कहा जाएगा। अब उसके आगे है देखो, अनेक दशकों तक किसी देश के विकास के स्तर को केवल आर्थिक वृद्धि के रूप में देखा जाता था। इसका अर्थ यह है कि जिस देश की अर्थव्यवस्था जितनी बड़ी होती है उसे उतना ही आर्थिक विकसित माना जाता था, लेकिन इस वृद्धि का अधिकांश लोगों के जीवन में परिवर्तन से कोई संबंध नहीं था। मैं एक बार पढ़ देती हूँ फिर समझा दूंगी। पहली बात, मानव विकास संकल्पना के संबंध में
प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने, एक बार ये मैं मिटा देती हूँ, अर्थशास्त्री जिनका नाम क्या था, जिनका नाम था महबूब उल हक और प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किया। महमूद उल हक और प्रोफेसर अमर्त्य सेन। इन दोनों ने क्या संकल्पना दी मानव विकास की। अब देखो, मानव विकास एक ऐसे विकास के रूप में होता है जो लोगों के जीवन में सुधार लाता है। मानव विकास एक ऐसे विकास के रूप में होता है जो लोगों के जीवन स्तर में, एक तो इन्होंने ये बात बताई कि लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाता है, ठीक है। दूसरा इन्होंने बताया और उनके लिए विकल्पों में वृद्धि करता है। इस अवधारणा में सभी प्रकार के विकास केंद्र बिंदु मनुष्य है। और उनके विकल्प क्या होते हैं कि विकल्प ये होते हैं, तो मानव इनका केंद्र बिंदु माना है इन्होंने, मानव। अब मानव एक विकास करता है। अब इन्होंने दो चीजें मानी है कि अपन विकसित, जैसे अपन ये कह देते हैं अमेरिका एक विकसित राष्ट्र है, ब्रिटेन इंग्लैंड एक विकसित राष्ट्र है। क्यों कहते हैं? यूरोपियन कंट्री विकसित राष्ट्र है अधिकतर। तो अपन क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें मैंने अभी बताया तुम्हें, सिर्फ आर्थिक वृद्धि के कारण वो नहीं है, आर्थिक विकास के कारण नहीं है, उन्होंने राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक सभी कारकों पर विकास किया है या वृद्धि की है। और उसका केंद्र बिंदु कौन होता है? मानव होता है। अब देखो, महमूद उल हक और प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने यह संकल्पना दी थी, विकास अपन किसे कहेंगे? विकास, मानव विकास, कि उसके जीवन स्तर में सुधार करता है और विकल्पों में वृद्धि करता है। अब विकल्प क्या होंगे? जैसे कि सभी मनुष्य का तो इंटरेस्ट ऐसे एक ही होता है, जहाँ, क्योंकि मानव से ही तो विकास अपन आकलन करेंगे कि जितना विकास मानव करता है। अब मनुष्य है, मनुष्य का स्वभाव परिवर्तित होता है, जैसे एक अलग स्वभाव है, किसी का इंटरेस्ट, जैसे आप देख सकते हो, अब स्टूडेंट ही देख लेते हैं अपन, किसी का इंटरेस्ट डॉक्टर बनने में है, किसी का इंजीनियर बनने में है, किसी का बिजनेसमैन बनने में है, किसी का साइंटिस्ट बनने में है, किसी का टीचर बनने में है, किसी का और प्रोफेशन में कोई में भी अपने इंटरेस्ट के अनुसार वो चुनाव करते हैं। और फिर वो चुनाव किस लिए? जैसे वो जो काम करते हैं वो आर्थिक रूप से संबल बनने के लिए ये नहीं करते हैं, उसमें कौन कौन से? आर्थिक के साथ साथ सामाजिक, अब जो भी सामाजिक है, राजनीतिक है, सांस्कृतिक है और मनोवैज्ञानिक, अब इन सभी चीजों में वो विकास करते हैं। क्यों? अब देखो, जो भी, जैसे कोई भी प्रोफेशन अपनाते हैं अपन, समाज की सेवा भी करते हैं, सेवा करने के लिए, समाज का उद्धार करने के लिए, आर्थिक रूप से तो संबल बनाते ही बनाते हैं, उसमें योगदान देकर। उसके अलावा सांस्कृतिक विकास करने के लिए, जैसे अब मैं एक उदाहरण देके बताऊं कि पूरे विश्व में ही 18वीं सदी तक, लगभग पूरे विश्व में 17वीं 18वीं सदी तक एक ही कंडीशन थी सभी में कि जो ये रूढ़िवादिता थी, ये अत्यधिक धार्मिक, उसमें अत्यधिक फंसे हुए थे लोग धर्म के प्रति, बस हमारा धर्म के लिए ही झगड़ा करना, विकास की तरफ कोई भी ध्यान नहीं था। लेकिन यूरोपियन जो कंट्री हैं उनमें फिर उन्होंने धीरे धीरे ये सोचा कि इन चीज़ों का क्या औचित्य है या अपने जीवन में इन चीज़ों का क्या महत्व है, जिनके लिए अपन पूरी जिंदगी एनर्जी लगाते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि पूरे समाज में सुधार किया, जो विभिन्न प्रकार के अंधविश्वास थे, विभिन्न प्रकार की कुप्रथाएं थी, उनको नष्ट किया और नष्ट कर, मतलब उनको खत्म किया। खत्म करने के बाद देखो, अब धीरे धीरे आर्थिक विकास तो हो रहा है, क्योंकि जब अपन कोई भी काम करते हैं तो वो आर्थिक विकास में तो है ही है योगदान, उसके अलावा समाज का भी विकास होता है। समाज का विकास देखो, पढ़ा लिखा वर्ग है, जैसे धीरे धीरे जो कुप्रथाएं थी उनका
शिक्षा के द्वारा उनको समझाया गया। जो लोग, क्योंकि ये चीजें एकदम से लागू नहीं होती हैं, तो धीरे धीरे उन लोगों को समझाया गया, उनमें सुधार किया गया कि ये चीजें गलत क्यों हैं। तो उन्होंने उन जो ये रूढ़िवादी परंपराएं थी या जो अपने समाज में गलत परंपराएं थी, जैसे लड़की का वध करना, ये औरतों को बराबर का दर्जा नहीं देना, औरतों पर जो अत्याचार करना था, और विकास की तरफ ध्यान ही नहीं था, क्योंकि वो सब इन्हीं चीजों में उलझे रह जाते थे। लेकिन धीरे धीरे अब सांस्कृतिक विकास किया है, मनोवैज्ञानिक विकास किया है, सामाजिक विकास किया है, आर्थिक विकास किया है, तो फिर काफी विकास हो रहा है। तो यही मानव विकास की संकल्पना है कि जिसमें सभी स्तर पे विकास किया जाता है, न कि सिर्फ और सिर्फ आर्थिक विकास पर ही ध्यान दिया जाता है। और अकेले आर्थिक विकास होने से अपन उस राष्ट्र को विकसित नहीं कहेंगे, जब तक इसका सारांश क्या है कि संपूर्ण मानव का विकास करना ही मानव विकास, ठीक है ना, संपूर्ण मानव का। अब संपूर्ण मानव में तो ये सामाजिक, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, आर्थिक रूप से चाहे वो कितना भी संबल हो जाए या कितना भी दृढ़ हो जाए, लेकिन समाज के अगर कुरीतियों में फंसा हुआ है तो वो विकसित नहीं कहा जाएगा। जैसे अब जो अपने विकसित उन्हीं को तो कहते हैं, चाहे वो आर्थिक रूप से कम स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन अगर उसने ऐसी, जैसे कोई समाज में इस प्रकार की हरकतें या समाज में सुधार के रूप में जो कार्य करता है, उसे ही अपन ज्यादा महत्व देते हैं ना। तो मानव विकास की संकल्पना यही है कि जिसमें मानव ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक विकास कर दिया है, उसे मानव विकास कहा जाएगा। अब मानव विकास के लिए आकलन किस प्रकार से करेंगे अपन मानव विकास का, तो उसके लिए ये तो थी मानव विकास की संकल्पना जो महमूद लोहाब ने और प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने इसमें सुधार किया। पहले तो आर्थिक रूप से मानते थे कि जिसने आर्थिक रूप से विकास कर लिया वही विकसित है, लेकिन अब सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक विकास से ही इन्होंने माना है। अब मानव विकास सूचकांक कि इसका आकलन कैसे करेंगे आप, ठीक है ना, तो इसका आकलन किस प्रकार से करेंगे मानव विकास सूचकांक का। मानव विकास सूचकांक कि इसको मापेंगे कैसे कि मानव ने विकास कर लिया, ठीक है ना। तो इसके लिए अलग अलग बोर्ड, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने 1990 में प्रकाशित प्रथम मानव विकास सूचकांक प्रतिपादित किया था, जिसमें लोगों के विकल्पों की परिवर्धित करने की प्रक्रिया को मानव विकास के रूप में परिभाषित किया था। सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र, ये संस्थाएं हैं संयुक्त राष्ट्र विकास सूचकांक, विकास कार्यक्रम बोल सकते हो। इसको बोलते हैं इंग्लिश में देखो UNDP, ठीक है। अब संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में इसमें क्या किया गया कि लोगों के विकल्पों की परिवर्तित करने की प्रक्रिया को बताया गया। लोगों के विकल्पों में, विकल्प का मतलब मैंने तुम्हें अभी बताया था कि ज्यादा से ज्यादा विकास सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक विकास किस प्रकार से करते हैं, उसके लिए अनेक विकल्प दिए और उनका आकलन किया। अब इसमें देखो प्रतिवेदन के अनुसार विकास सिर्फ लोगों की आय तथा पूंजी का ही विकास नहीं, अपितु यह मानव कार्य प्रणाली और क्षमता में वृद्धि करने का माध्यम है। दूसरे शब्दों में लोगों के जीवन विकल्पों के परिवर्तित की प्रक्रिया और जन कल्याण स्तर को ऊपर उठाना ही मानव विकास है। इन्होंने कहा कि सिर्फ मनुष्य की आर्थिक वृद्धि करना ही विकास नहीं है, मैंने तुम्हें अभी बताया ना, उसका ऑल ओवर विकास करना ही मानव विकास है। अब इसके लिए मापन उन्होंने क्या लिया, मापन में उन्होंने मानव विकास की सूचकांक द्वारा मापा जाता है। सूचकांक का मान 0 से 1 के बीच में होता है,
अब इसका मापने का आकलन क्या किया उन्होंने, 0 से, 0 से और 1 के बीच में होता है। बीच में होता है। अब 0 से देखो, इसमें 0.999 0.998 ऐसे होता जाएगा, लेकिन ये 0 से और 1 के बीच में ही होता है इसका आकलन। कई बार पूछ लिया जाता है मानव विकास सूचकांक में किन अंकों का प्रयोग, कितने अंकों तक गणना की जाती है, तो 0 से 1 के बीच में। अब देखो ये मानव विकास सूचकांक के मूल्य दे रखे हैं, कुछ देशों की सारणी दे रखी है। इसमें सबसे ऊपर है, या अपन कह सकते हैं कि सबसे अधिक विकास मानव सूचकांक का, मानव सूचकांक का मानव विकास को प्रदर्शित करने का है। यह सूचकांक मतलब उसका एक मान है। तो सबसे ऊपर है नॉर्वे। नॉर्वे में कितना है, 0.995, ठीक है। इसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में 993, ये आंकड़ा दे रखा है आपकी, इसमें मैं पढ़ के बता देती हूँ, ठीक है। ये जितने 5-4 जितने भी आपके याद रहे वो आपको याद रखने हैं मानव विकास के ये। अब आगे है मानव विकास सूचकांक का अंतरराष्ट्रीय प्रारूप। मानव विकास सूचकांक का अंतरराष्ट्रीय प्रारूप, मानव विकास सूचकांक का अंतरराष्ट्रीय प्रारूप। अब इसमें मैंने तुम्हें अभी बताया ना मान कि अधिक विकसित राष्ट्र कौन से हैं, ऊंचे मानव विकास श्रेणी के। अब ऊंचे मानव विकास श्रेणी के कौन से हैं, ऊंचे मानव, वे आंकड़ों के अनुसार बांट रखा है इनमें, ऊंचे मानव विकास श्रेणी। अब इनमें कितने का आकलन करेंगे अपन, इसमें देखो 0 से 0.71 से ऊपर, जिसका मान अपन ने अभी पढ़ा था ना, मानव विकास सूचकांक का मान याद करने के लिए, तो 0 से 0.71 से ऊपर जिनका विकास होगा, जैसे अपन ने अभी पढ़ा नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, तो वो सारे देश इसमें आ गए, ठीक है ना। अब इसमें देख लो कौन कौन से देश है, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, नीदरलैंड, ये इस आपकी इसमें दे भी रखे हैं टेबल में, जर्मनी, ठीक है। इसके बाद है इजराइल, सिंगापुर, जापान, अमीरात, कोरिया, चिली, यूरोपे, ठीक है। अब दूसरा है मध्यम मानव विकास श्रेणी, मध्यम मानव विकास श्रेणी, जिसका मान क्या होगा, जिसमें देखो 0.5 से 0.5 से और 0.7 होगा, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से देश आ जाएंगे, देखो इसमें नाम देख लो, चीन, थाईलैंड, मंगोलिया, फिलीपींस, भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इसमें जो विकासशील राष्ट्र हैं वो आएंगे, और जो अविकसित राष्ट्र हैं वो अब ये थर्ड श्रेणी में, निम्न मानव विकास श्रेणी में, निम्न मानव विकास श्रेणी में, मानव विकास श्रेणी, इसमें 0.5 से कम वाले देश आ जाएंगे जो कि अविकसित राष्ट्र हैं, ठीक है। इसमें आ जाएगा कांगो, चाड, म्यांमार, रवांडा, सूडान, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान, नाइजर, नेपाल, जिम्बाब्वे, जिनमें विकास दर निम्नतम है। अब देखो ये तुम्हें याद रखने हैं
में नहीं है, आंकड़े जरूर याद रखने हैं तुम्हें। जो मान दे रखा है इनका 0.71 से ऊपर, ठीक है। इसका मान कितने में याद करते हैं हम, 0 से 1 के बीच में आएगा, तो यह 0 पॉइंट में ही आएगा हमेशा, ये ध्यान रखना। इसमें जो विकसित राष्ट्र हैं अपने वो आएंगे सारे। मध्यम मानव विकास श्रेणी में 0.5 से 0.7 तक के बीच में जो विकास की श्रेणी है वो आएगी, इसमें विकासशील देश आएंगे। और जो अविकसित श्रेणी है, निम्न मानव विकास श्रेणी में 0.5 से कम विकास वाले आएंगे, ठीक है। अब यह लेसन आपका पूरा हो गया है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद अपन कल क्वेश्चन आंसर